नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। स्वागत है आपका बिहार विधानसभा चुनाव 2015 में। हर कोई पूछ रहा है, हर कोई जानना चाह रहा है कि बिहार में हवा क्या है। पटना, दिल्ली, मुंबई, जयपुर, लखनऊ, रांची, सभी तरफ सवाल है कि बिहार में कौन जीतेगा। अपन चुनावों का बहुत अनुभव लिए हुए हैं। 1984 से लेकर अब तक के अनुभव में मोटा मोटी अपने अनुमान सही रहे हैं। सो बिहार का भी अपन अनुमान लगाएंगे, लेकिन फिलहाल मैं इसलिए नहीं लगा रहा हूं क्योंकि बिहार में जात बड़ा फैक्टर है। यूं जातियों की गोलबंदी अपने को समझ आ रही है। यह समझ आ रहा है कि भाजपा के साथ कौन है तो नीतीश लालू के साथ कौन। मगर जो जातियां किसी के साथ नहीं है, जो छोटी व किनारे की खड़ी जातियां हैं, उनको लेकर अनुमान लगाना तभी संभव है जब उनके बीच घूमा जाए। अपना मानना है कि बिहार में फिलहाल तटस्थ या कि निर्गुट जात खेमा अति पिछड़ों ईबीसी की 55 जातियों का है। इनमें से कुम्हार, नूना, बढ़ई, ततमा जैसी 30-40 जातियां अनिर्णय में, तो महादलित में रविदास, पासी, धोबी जैसी जातियों का कंफ्यूजन भारी है। इन निर्गुट जातियों का रुझान बुझे बिना हवा को समझा नहीं जा सकता। बहरहाल अब आज के प्रोग्राम का आगे का ब्यौरा अजीत द्विवेदी से जाने। नमस्कार, मैं हूं अजीत द्विवेदी। बिहार में चुनावी समीकरण बनाने वाले नेता और विशेषज्ञ दोनों जातियों को ताश के पत्तों की तरफ फेंट रहे हैं। कौन जाति किसके साथ जाएगी और जमीनी स्तर पर किस जाति का किसके साथ तालमेल नहीं बैठता है, यह बिहार की चर्चा का मुख्य मुद्दा है। जातियों पर हो रही इन चर्चाओं का लब्बो-लुआब यह निकलता है कि कुछ जातियां तो खुलकर किसी न किसी पार्टी के साथ हैं, लेकिन कई जातियां अब भी हवा के रुख को समझने के लिए इंतजार में खड़ी हैं। इस पर चर्चा करें, उससे पहले गौर करें इन सियासी चुनावी सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद बयानबाजी से परहेज कर रहे जीतन राम मांझी ने एक बार फिर बयानबाजी शुरू कर दी है, जिससे एनडीए की मुश्किलें बढ़ी हैं। उन्होंने एनडीए में सहयोगी पार्टी लोजपा के नेता रामविलास पासवान पर निशाना साधते हुए कहा है कि पासवान दलितों के नेता नहीं हैं। उन्होंने पूछा कि पासवान बताएं कि उन्होंने दलितों के लिए क्या किया है। मांझी ने यह भी कहा कि पासवान ने पार्टी के सभी पदों पर परिवारों के लोगों को बैठा रखा है। हालांकि बाद में उन्होंने ये भी कहा कि उनका पासवान से कोई विवाद नहीं है। मांझी ने साथ ही बीजेपी को चेतावनी देने के अंदाज में कहा कि मैं दलितों का आइकॉन हूं, पासवान दलितों के नेता नहीं है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी अब 20 के बजाय 19 सितंबर को बिहार में कांग्रेस के चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। वो पश्चिमी चंपारण से चुनाव का बिगुल फूकेंगे। पहले उनकी रैली 20 सितंबर को होनी थी, लेकिन आज हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में 20 सितंबर को दिल्ली में एक रैली करने का फैसला किया गया है। ये रैली भूमि बिल पर कांग्रेस की जीत के लिए होगी। इस वजह से राहुल की बिहार रैली को एक दिन पहले कर दिया गया। हाल ही में राजद से नाता तोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए रघुनाथ झा ने आज दिल्ली में एनसीपी के सांसद तारिक अनवर से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने बिहार में सपा और एनसीपी के बीच तालमेल के बारे में बातचीत की। तारिक अनवर ने कहा कि तालमेल के बारे में बात करने के लिए सपा की ओर से रघुनाथ झा उनसे मिले और 11 सितंबर को पटना में बैठक करके इस बारे में आगे की बातचीत करेंगे। गौरतलब है कि पिछले दिनों सपा ने महागठबंधन से नाता तोड़कर अकेले सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। अब पेश है चुनावी सरगर्मी के बीच पार्टियों और नेताओं के बारे में इधर उधर से छाटी गई कानाफूसी। बिहार में भाजपा के पत्ते सही जगह पर पड़ रहे हैं। कभी राजद और जदयू के नेता परेशान हुए हैं। जदयू नेता विजय चौधरी ने कहा कि सपा मामले के पीछे कहीं न कहीं भाजपा का हाथ है, पर भाजपा नेताओं का कहना है कि मुलायम सिंह को तो जनता परिवार का मुखिया चुना गया था और वे लालू प्रसाद के समधी हैं। ऐसे में भाजपा क्या कर सकती है। इसी तरह कोशी और सीमांचल में भी लवली आनंद और पप्पू यादव का दांव सटीक बैठा है। लवली आनंद हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा में शामिल हो गई है। इसका फायदा भाजपा को मिलेगा तो पप्पू यादव अकेले लड़ेंगे, जिसका चाहे जितना
जितना नुकसान हो वह महागठबंधन का होगा। वामपंथी पार्टियों के अकेले लड़ने का भी फायदा एनडीए को ही दिख रहा है। अगर एनसीपी और पप्पू यादव साथ मिले तो मधेपुरा से लेकर कटिहार तक राजद और जदयू दोनों को बड़ा नुकसान संभव है। तभी भाजपा नेताओं का आत्मविश्वास बढ़ा है और वे अपने सहयोगियों को दबाने में लगे हैं। राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यू ने 100 सीटों का बंटवारा तो कर लिया है, लेकिन किसके खाते में कौन सी सीट जाएंगी इसे लेकर खींचतान बढ़ गई है। इसी में कांग्रेस को भी 40 सीटें देनी हैं और वह भी ऐसे इलाके में सीटों की मांग कर रही है जहां गठबंधन का समीकरण मजबूत है। बताया जा रहा है कि तीनों पार्टियों ने सीटों के नाम तय करने के मसले पर माथापच्ची शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक लालू प्रसाद ग्रामीण इलाकों में ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहते हैं। वे भाजपा के मजबूत असर वाले इलाके में नहीं लड़ना चाहते हैं। दूसरी ओर जदयू नेताओं का मानना है कि वे पिछली बार जिन सीटों पर लड़े थे उन्हीं में से 100 सीटें उनको मिलनी चाहिए। ऐसा होना संभव नहीं दिख रहा है। उसे भाजपा की लड़ी कुछ सीटों पर भी लड़ना होगा। उसकी लड़ी कुछ सीटें राजद और कांग्रेस के खाते में भी जाएंगी। अब एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद उन जातियों के समीकरण पर चर्चा करेंगे जो अभी किसी गठबंधन के साथ खुलकर नहीं दिख रही हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिहार में सवर्ण जातियां मोटे तौर पर भाजपा के साथ हैं। ओबीसी में कुशवाहा और वैश्य भी भाजपा के साथ माने जा रहे हैं। इसी तरह यादव, मुस्लिम और कुर्मी को पूरी तरह से राजद जदयू गठबंधन के साथ माना जा रहा है। लेकिन इनके अलावा करीब 32% वोट अत्यंत पिछड़ी जातियों का है। इसमें से कहा जा रहा है कि धानुक, धोबी आदि जातियां महागठबंधन के साथ जाएंगी, लेकिन दर्जनों दूसरी जातियां जिनमें बढ़ई, कुम्हार, कहार, नोनिया आदि शामिल हैं, जिन्होंने अभी तक राजनीतिक रुझान नहीं दिखाया है, इनका रुझान नतीजों के लिए सबसे अहम होगा। इस पर आज हमने वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार से बात की है। अवधेश जी, 1931 की जनगणना के बाद और फिर बिहार के विभाजन के बाद थोड़ा बहुत रिवाइज होकर के चलता है, राजनीतिक कॉन्टेक्स्ट में चलता है, उसके हिसाब से और एक समीकरण भी उनका फिक्स है कि कौन सी जाति किस पार्टी के साथ जा रही है। इस बार भी वो दिख रहा है। मान लिया गया है कि यादव और मुसलमान और कुर्मी महागठबंधन को वोट देंगे, सवर्ण, वैश्य, कुशवाहा, दलित बीजेपी को वोट देंगे। इस वोट बैंक से दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। लेकिन जो ईबीसी है, अत्यंत पिछड़ा है, उसके वोट के बारे में कहा जा रहा है कि वो अभी कहीं नहीं जाएगा। तो वो कितना प्रभावित कर सकता है बिहार के चुनाव को? बहुत सारे चुनाव परिणाम हमारे सामने आए भी हैं जिनमें जातीय दर्वों के अंदर रह के एक बड़े वर्ग ने चुनाव किया है। लेकिन लोकसभा चुनाव को अगर हम प्रतिमान मानते हैं तो हमने देखा है कि लोगों ने जातीय सीमाओं से परे हटकर वोट दिया है। तो मेरा तो मानना इस समय यह है कि बिहार में इस बार का भी जो विधानसभा चुनाव है, यद्यपि नेताओं की पूरी कोशिश है कि धीरे धीरे जातीय समीकरण में इसको गोलबंद करूं, लेकिन अंततः चुनाव आते आते जो स्थिति बन रही है, अगर विकास को मुद्दा बनाने में सफलता मिल जाती है तो वो भी जातियां जो इस समय लग रही है कि किसी के साथ जाएंगी, वो शायद उनसे बाहर निकल के निर्णायक वोट बनाने में भूमिका मिले। सैद्धांतिक रूप से जितनी भी बात करें, वोटिंग इसी लाइन पर होती है। एक जाति का समूह अगर किसी ने बनाया, दूसरे नेता ने अगर उसे बड़ा जातीय समूह बना लिया तो वो चुनाव जीतता है। उसका कोई ना कोई आधार होता है। और आप जो सर्वजन की बात करें, उसमें भी नरेंद्र मोदी ने अपनी जाति बताई वहां, उसके बाद ही वोट हुए थे जाकर के। तो जो वोट पहले विधानसभा चुनाव 10 तक जो वोट बीजेपी और जेडीयू गठबंधन में था, वो 14 में बीजेपी की तरफ गया। इस बार उसका क्या रुख लग रहा है आपको? महागठबंधन की रैली को थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो लालू प्रसाद यादव जी का पूरा जो भाषण का फोकस था उसमें 70% यादवों पर था। पूरा कंप्लीट वो ये मैसेज देना चाह रहे थे, ये संदेश निकाल रहे थे कि यादव जाति ने हमको अभी तक जो है परित्यक्त नहीं किया है। आपकी इस स्थापना को मैं पूरी तरह स्वीकार नहीं करता हूं कि जातीय समीकरण बना करके लोग निश्चित रूप से वोट जीत पाते हैं, लोग जीतते रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने भी स्वयं को पिछड़ी जाति का बताया था, यह भी सच है। लेकिन नेताओं का बताना और जातियों का वोट करना, इन दोनों में हमेशा सम्मिलन नहीं होता है। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव के संकेत में फिर कह रहा हूं कि इस समय भले लग रहा है कि सारे कुछ जातीय समीकरण पर हो रहे हैं, लेकिन परिणाम आते आते देश ये देखेगा कि बहुत सारे जातीय समीकरण टूट रहे हैं। एक बात जरूर है, आप एक बात ये समझिए अवधेश जी, जो आपने कहा भी, लालू यादव के भाषण की बात कही कि वो 70%
फोकस उनका रहा यादव वोट पर, तो क्या वो ऐसा नहीं, वो ये नहीं संकेत दे रहे थे कि अगर यादव को या 90 के दशक का मैं समीकरण बनाता हूं तो फिर सभी पिछड़ी जातियों को मैं गोलबंद कर पाऊंगा, जिसमें ईबीसीज भी हैं, जिनको लेकर के बीजेपी भी बहुत मेहनत कर रही है। बिल्कुल उनका पूरा संकेत था, बल्कि उन्होंने तो ये भी अंत में एक लाइन बोल दिया कि अच्छा जो ऊंची जाति में भी जो गरीब गुरबा है वो हमारे साथ आ जाओ। बोलते बोलते जब कुछ अति हो गया था उस भाषण का, या तो किसी ने संकेत किया होगा। नेताओं की पूरी कोशिश है, लालू यादव की पूरी राजनीति हम जानते हैं कि किस समीकरण पर रही है। मुस्लिम है, यादव है, ये दो प्रमुख उनके वोट आधार होते थे और दोनों मिला करके करीब 25% वोट हो जाता है। अब जो बात हो रही है, जो हम लोग ईबीसी 32%, जो एमबीसी है, जिसने जो एक समूह बनाया था, मतलब ओबीसी से अलग करके, और नीतीश कुमार ने वो समूह बनाया था, उस वोट के क्लेमेंट दावेदार नीतीश कुमार ही थे, लेकिन लोकसभा में वो वोट उनको छोड़ा है। इस बार आपको क्या लग रहा है कि उस वोट का की क्या प्रवृत्ति आपको दिख रही है? राजनीतिक नेतृत्व के नजरिए से वो जो समीकरण नीतीश कुमार का था, जिसकी ओर बार बार जो है इशारा किया जा रहा है या आप भी कर रहे हैं, वो वोट बैंक अगर उनको निश्चिंतता होती तो लालू यादव से, कांग्रेस से, सबसे गठबंधन करके और ये स्थिति बनाने की नौबत नहीं आती। तो जाहिर है कि वो जो वोट बैंक बना था वो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू, नीतीश कुमार और भाजपा दोनों को मिला के वो वोट बैंक बना था, वो अकेले उनका वोट बैंक नहीं था। इसीलिए उसको अगर हम जातीय आधार पर भी करेंगे तब भी उस वोट बैंक में दरार पड़ चुका है। ये जो जातियां हैं, मुझे ये लगता है कि जाति के आधार पर जाने के बजाय वो पिछड़ापन और विकास के आधार पर जाने की कोशिश करेगी इस बार के चुनाव में, और वो परिणाम के मुख्य निर्णायक होंगे इस बार। नहीं, वो जो आप जो कह रहे हैं विकास की बात, तो नीतीश कुमार ने भी पटना की गांधी मैदान के रैली में अपने विकास की बात की, सुशासन की बात की, 2025 के विजन की बात की, उन्होंने भी विकास की बात की, और नरेंद्र मोदी ने भी विकास की बात की। लेकिन इस सच्चाई को इग्नोर नहीं किया जा सकता है कि जो जातियां जिस खांचे में बट गई हैं उसमें वही 32% वोट है जिसके बारे में अभी कोई श्योर नहीं है। तो वो आप कह रहे हैं कि विकास और सुशासन पर जाएगी, या ये कि जो जमीनी स्तर पर किसी दूसरी जाति के साथ कंट्राडिक्शन है, टकराव है, उस आधार पर उनका वोट तय होगा? जहां टकराव है वहां तो वो समीकरण काम करेगा। दूसरी जगह कि जो अगर कोई एक दो जाति जहां गोलबंद किसी के पक्ष में हो रही है तो जाहिर है उसकी विपरीत गोलबंदी होगी। इकोनॉमिक बैकवर्ड होते हुए भी इस वर्ग ने पिछले कम से कम 7 से 8 सालों में बिहार में अपने राजनीतिक जागरूकता का परिचय दिया है, इसको कभी न भूलना चाहिए। इसने नीतीश कुमार के उस समीकरण को ध्वस्त किया है, इसको भी कभी नहीं भूलना चाहिए। इसने जो है सारे समीकरणों को ध्वस्त करके लोकसभा चुनाव का परिणाम लाया है। इसीलिए कहीं कहीं क्षेत्रीय स्तर पर जाति का प्रभाव निश्चित रूप से होगा। जो मेजॉरिटी है वो वोट मैं फिर कह रहा हूं कि बिल्कुल जातीय गोलबंदी से परे हट करके, और ये फिर उस आधार पर जाएगा जिससे कि बिहार का एक विकास का आधार देश जी किस आधार पर? अभी ये जो कहा गया लोकसभा चुनाव में, जैसे बीजेपी ने बताया कि अति पिछड़ा में आते हैं नरेंद्र मोदी, ओबीसी में आते हैं, पिछड़ा में आते हैं, नीतीश कुमार भी उसी समुदाय से आते हैं, इनके साथ लालू यादव जुड़े हुए हैं, उस तरफ सवर्ण जुड़े हुए हैं। तो किसके साथ ये जातियां जो एकदम एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट है, जो एकदम वंचित है, वो किसके साथ अलाइन करना ज्यादा ठीक समझता है? नहीं, इस समय अगर हम लोग एकदम से कोई भविष्यवाणी कर दें तो वो ज्यादा जोखिम भरा हो जाएगा कि किसके साथ जाएगी, और शायद हम लोग जोखिम नहीं है, आप आगे आप दूर लेकिन हम लोगों पर आरोप भी लग जाएगा कि हम किसी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। खतरा पत्रकारों के साथ एक खतरा यह भी रहता है कि बहुत कुछ जानते हुए भी समय के पहले बोलना जरा उचित नहीं होता है। लेकिन बार बार जो आपका इशारा है उससे दर्शक भी समझ रहे हैं और मेरी बात को भी समझ रहे हैं कहां जाएंगे। अवधेश जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब फिर एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद बिहार की राजनीतिक तस्वीर बताने वाले कुछ आंकड़ों पर नजर डालेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। पूर्वी बिहार के 4 प्रमंडलों कोसी, पूर्णिया, दरभंगा और भागलपुर के अलावा सारण और मुंगेर ऐसे प्रमंडल हैं जहां लालू प्रसाद का एमओआई समीकरण बहुत मजबूत है। इन इलाकों में अगर एमओआई के साथ नीतीश कुमार अति पिछड़ा व महादलित वोट जोड़ पाएं और कांग्रेस के कारण कुछ सवर्ण वोट महागठबंधन को मिले तो चुनावी तस्वीर बदल सकती है। तभी इन इलाकों में सीट लेने के लिए तीनों पार्टियों में होड़ है। सो आज हम आपको सारण प्रमंडल में महागठबंधन की पार्टियों के बीच सीट बंटवारे के समीकरण के बारे में बताएंगे। सारण प्रमंडल में कुल 23 विधानसभा सीटें हैं और लोकसभा की 4 सीटें हैं। पिछले साल लोकसभा चुनाव में चारों सीटों
सारण, सीवान, महाराजगंज और गोपालगंज में भाजपा जीती, लेकिन चारों सीटों पर राजद और उसकी सहयोगी कांग्रेस का उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहा। जदयू उम्मीदवार बहुत कम वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। वैसे भी सारण राजद प्रमुख लालू प्रसाद के गांव का इलाका है। वे खुद इस इलाके से सांसद बनते रहे हैं। इस इलाके में उनकी पार्टी के साथ मजबूत नेता जुड़े हुए हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में सारण प्रमंडल के 3 जिलों सारण, सीवान और गोपालगंज की 23 में से 21 सीटों पर भाजपा और जदयू जीते थे। राजद को सिर्फ 2 सीटें मिली थीं, लेकिन इसके बावजूद इस इलाके की ज्यादा सीटों पर लालू प्रसाद का दावा होगा। 2010 में जदयू ने 10 सीटों पर जीत हासिल की थी, सो जदयू नेता कम से कम इन 10 सीटों की मांग कर रहे हैं। इनमें से गोपालगंज की 3 सीट बैकुंठपुर, कुचायकोट और हथुआ है। बाकी 3 सीटें बरौली, गोपालगंज और भोरे राजद के खाते में जा सकती है। सारण प्रमंडल का सबसे बड़ा जिला सारण है, जिसमें 9 सीटें हैं। इनमें से 4 सीटों एकमा, मांझी, अमनौर और परसा पर पिछली बार जदयू की जीत हुई थी। इनमें से मांझी के विधायक गौतम सिंह जदयू छोड़कर भाजपा की सहयोगी रालोसपा के साथ चले गए हैं। 2 सीटों बनियापुर और मठोरा में राजद की जीत हुई थी और 3 सीटों पर भाजपा जीती थी। राजद अपनी जीती 2 सीटों के अलावा भाजपा की जीती 3 और गौतम सिंह वाली मांझी सीट की मांग कर सकती है। सीवान में विधानसभा की 8 सीटें हैं, जिनमें से पिछली बार जदयू ने 3 और भाजपा ने 5 सीटें जीती थी। भाजपा की जीती 5 सीटों में से 2 सीटें सीवान और गोरैया कोठी में राजद दूसरे नंबर पर थी। बाकी 3 सीटों जीरादेई, दरौली और रघुनाथपुर में सीपीआई एमएल दूसरे नंबर पर थी। जदयू की जीती तीनों सीटों धरौंदा, बड़हरिया और महाराजगंज पर राजद दूसरे नंबर की पार्टी थी। यहाँ भी राजद की मांग कम से कम 5 सीटों की होगी, यानी सारण प्रमंडल की 23 में से राजद 14 सीटों की मांग कर सकती है। महागठबंधन की तीसरी पार्टी कांग्रेस है। जहाँ तक उसकी दावेदारी का सवाल है, तो पिछले विधानसभा चुनाव में उसका प्रदर्शन बहुत खराब रहा था। सारण प्रमंडल की 23 में से सिर्फ 3 सीटों पर कांग्रेस को 10,000 से ज्यादा वोट मिले थे। भोरे, गोरैयाकोठी और तरैया सीट पर उसे 10,000 से ज्यादा वोट मिले थे। इनमें से तरैया पर वह दूसरे नंबर पर थी। सो कांग्रेस इस प्रमंडल में सिर्फ एक तरैया सीट की मांग कर सकती है। लोकसभा में कांग्रेस गोपालगंज सुरक्षित सीट से लड़ी थी, इसलिए वहां भी वह 1 सीट की मांग कर सकती है। बहरहाल पिछले लोकसभा और विधानसभा के आंकड़ों के मुताबिक इस इलाके में जदयू 8, राजद 12 और कांग्रेस 1 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। हमारा प्रोग्राम अब यही खत्म होता है। आग्रह है कि प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या HS व्यास के मेरे अकाउंट पर ट्विटर करके जाहिर करें। अब कल मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।